आज हम लोग इजराइल और फिलिस्तीन की जो हालात बने हुए हैं उस पर एक अनौपचारिक रूप से एक बातचीत कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम देख रहे हैं कि जिस तरह की बमबारी इजराइल के दुनिया से इजराइल फिलिस्तीन गजा शहर पर कर रहा है और एक तरह से पूरे गाजा के लोग विस्थापित हो गए हैं। कोई उनके लिए सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा है। उसको एक दिन में अंदर वो दसियों लाख लोगों को बोलता है कि आप नॉर्थ से साउथ चले जाइए, लेकिन जो लोग साउथ में भी जाते हैं तो देख रहे हैं कि वहां भी बमबारी हो रही है, तो कोई इलाका सुरक्षित नहीं रह गया है। अभी तक इसमें दसियों हजार से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं और अब तो ये नौबत है कि जो वहां के सबसे बड़े हॉस्पिटल है वहां पर पूरी गोलीबारी चल रही है, जहां की ऑक्सीजन की कमी हो गई है, बच्चे मर रहे हैं, नर्स मर चुकी, आज ही 3 नर्स मर गए हैं। तो इसी पर हम लोग थोड़ा इस चीज को समझना चाहते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, कि इतने होने के बाद दुनिया में उस तरह की कोई हलचल नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए, बल्कि इजराइल धमकी ही दे रहा है कि हम बेरूत को भी गज्जा बना देंगे। तो इसी पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। तो प्रत्युष चंद्रा से मैं ये सोचूंगा कि इसको युद्ध जो बोला जा रहा है कि युद्ध चल रही है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ठीक है। मतलब ऐसे युद्ध तो अगर किसी भी लड़ाई को लिया जाए तो वो युद्ध के रूप में हम कह ही सकते हैं। हाँ, जनता भी युद्ध करती है। हाँ, जनता अपने जो उत्पीड़कों के खिलाफ युद्ध करती है, कहने के लिए युद्ध तो कहा ही जा सकता है। पर यहाँ पर युद्ध एक हद तक जानबूझ के कहा जा रहा है, और वो जानबूझ के इसलिए कहा जा रहा है कि वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दो देशों के बीच में जो है वो युद्ध है। पर साथ में आप ध्यान दीजिए, ये लोग ये भी नहीं बोलते हैं कि ये फिलिस्तीनी और इजराइल के बीच युद्ध है। ये बोलते हैं इजराइल और हमास के बीच युद्ध है। समझ रहे हैं? और दूसरी तरफ ये भी बोलते हैं कि हमास जो है वो आतंकवादी संगठन है। अब समस्या है कि ये हम लोग जब भी कोई नाम हम दे रहे हैं तो वो नाम देने का मकसद क्या है, ये अलग अलग संदर्भ में अलग अलग तरह से समझ आएगा, ये मतलब समझा जा सकता है। आप अगर देखें कि ज्यादातर जो राज व्यवस्थाएं हैं, मतलब अमेरिका हो गया या बाकी देश हो गए, ये सारे इसको दो देशों के बीच के मसले के रूप में देखते हैं। तो यानी उसमें पूरा जो पुराना इतिहास है जिसके तहत फिलिस्तीन की जो अपनी जो अपनी जिसको हम कहेंगे कि स्वायत्तता है, जो पूरी तरह से खत्म हो रखी है, जिसका कोई वजूद नहीं है। फिलिस्तीन के अलग अलग स्थानों पर इजराइल कब्जा कर चुका है। वो सारी चीजें गायब हो जाती हैं। जब आप कहते हैं युद्ध है तो ये दो देशों के बीच में युद्ध है। इजराइल और दो देशों में नहीं तो इजराइल और गाजा में हमास का एक तरह से शासन रहा है, तो गाजा में हमास जो है उसके खिलाफ इजराइल का युद्ध है। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि दो बराबर की शक्तियां हैं, दो अलग अलग देश हैं, उनके बीच ये युद्ध हो रहा है, और इससे वो तमाम तथ्य गायब हो जाते हैं जिसके तहत यानी युद्ध, ये जो तथाकथित युद्ध है, इसका संदर्भ पूरी तरह से गायब हो जाता है कि किस रूप में गाजा पट्टी पर या फिलिस्तीन के विभिन्न इलाकों में इजराइल पहले से बैठी हुई है। वहां के सारे जितने भी लोगों के रोजमर्रा के जीवन के साधन हैं, सब पर एक तरह से निगरानी बनाए रखी है। तो ये सारी चीजें, ये सारे तथ्य गायब हो जाते हैं। तो मेरी समझ है कि ये सोची समझी, मतलब सोचा समझा क्या, मैं कहूंगा कि ये इसी रूप में पिछले 70 सालों से इसी रूप में इसको दिखाया जा रहा है लगातार, ताकि
हाँ मैं नीलोत्पल से ये जानना चाहूंगा कि जो, क्योंकि के वकील भी हैं, तो संयुक्त राष्ट्र जो एक सभा है जहां पर एक वोटिंग होती है, जहां 120 देश जो है लड़ाई रोकने का आह्वान करते हैं, भारत जैसे कुछ देश जो बाहर रहते हैं, और वहीं पर कुछ देश अमेरिका जैसे विरोध में जाते हैं, लेकिन यूएन का जो महासचिव होते हैं वो बोलते हैं कि भाई फिलिस्तीन का जो 7 अक्टूबर का हमला है उसका भी एक वो सूत्र बनता है, वो ऐसा नहीं कि अचानक हुआ है, मैंने वो एक जीविका का है। तो इसमें यूएन की बात को नहीं मानना या यूएन को नहीं समझना, इसको तो आज के समय यूएन का क्या महत्व रह गया है? देखिए, सबसे पहले तो यूएन की जो मैंडेट है, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1947-48 में यूएन का गठन हुआ, तो वो हमको पहले समझना पड़ेगा। यूएन कोई स्वायत्त संस्था नहीं है, वो सदस्यों की जितनी भी जो राज्य राष्ट्र हैं उनका एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यूएन खुद से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। उसमें और भी एक लोचा पेच है, वो ये है कि वहां पे 5 महाशक्ति जो जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी, जापान और इटली के खिलाफ जंग लड़ी थी और जीते थे, उनको वीटो पावर। अब इस पूरी इसमें घटनाक्रम में अगर देखें तो जनरल असेंबली ने तो इजराइल को कंडेम करते हुए एक रेजोल्यूशन पास किया था, लेकिन ये भी हमें पता है कि इजराइल के ऊपर जो अमेरिका है उसका वरदहस्त है। इसलिए अगर कोई ये सोच रहा है कि यूएन मिलिट्री में इंटरवीन करेगा, और आपको मैं बता दूं कि यूएन का एक पीस कीपिंग मिशन इजराइल पैलेस्टीन में और उस इलाके में पहले से मौजूद है, जो इजराइल और लेबनान के बीच में जब युद्ध हुआ था, और वहां पर एक पीस कीपिंग मिशन है। लेकिन जब तक जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल इस बात का फैसला नहीं करते कि यूएन को इंटरवीन करना है, तब तक यूएन इस किसी भी घटनाक्रम में विश्व के वो इंटरवीन नहीं कर सकता। इजराइल के मामले में हमें पता है कि हर एक, अभी से नहीं, पिछले 70-80 सालों से, जब से यूएन बना और इजराइल बना है, यानी 1948 के बाद से ही आप देखेंगे कि जो भी यूएन के रेजोल्यूशंस पास होते हैं जनरल असेंबली में, वो सिक्योरिटी काउंसिल में अगर आते हैं तो उसको अमेरिका वीटो करता है। ये कोई भी यूएन के उन रेजोल्यूशंस को देख ले तो इवन जो इस युद्ध में जो प्रत्युष कह रहे थे कि आप देखें तो यूएन की भूमिका जो है या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका है वो बिल्कुल एक पक्षीय है। इसके कई सारे कारण हैं। मिडिल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है, जिस तरह से साम्राज्यवादी खेमा अभी रूस यूक्रेन युद्ध के बाद एक तरह से रीअलाइनमेंट हो रहा है, अमेरिका का जो वहाँ दबदबा है तेल और सऊदी और इन सब के लेकर यूरोपियन यूनियन का है, इजराइल के खुद संबंध हैं रूस से, वो बहुत भारी मात्रा में पेट्रोल और रूस और पुराने जो सोवियत यूनियन के देश हैं अजरबैजान और इन सब से वो पेट्रोल लेता है। तो ये जो प्रत्युष कह रहे थे और जो मैं उसमें 2 बातें जोड़ना चाहता हूं, एक तो ये युद्ध किसी भी तरह से नहीं है। कई लोगों का मानना है जिस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध हुआ उसी तरीके से ये पैलेस्टीन इजराइल युद्ध है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 2 राज्य राष्ट्र की लड़ाई नहीं है, यहाँ पे जनता बनाम इजरायली साम्राज्यवादी जियोनिस्ट पावर जो स्टेट है उसकी लड़ाई है। 2007 से ही गाजा पे जब से इजरायली सेना बाहर गई थी वहां से, उसके बाद से उन्होंने नाकेबंदी कर रखी है। तो केवल इसे इजराइल हमास युद्ध या 2 इजराइल फिलिस्तीन युद्ध बोलना साम्राज्यवादी जो और जो पूंजीवादी खेमे का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जो वो एजेंडा पेडल कर रहा है, वही एजेंडा को पेडल करना पड़ेगा। इसलिए यूएन की भूमिका आगे कुछ समय तक आपको कुछ भी नहीं दिखेगी, क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका ने इजराइल को
रसद और आर्म्स और एम्यूनिशंस दिए हैं, उसने अपनी नेवी के भी शायद एक पूरे फ्रिगेट या फ्लीट को मोबिलाइज किया है। और ये आज से नहीं, इजराइल यूएस का बहुत सालों से इजराइल यूएस जो रिलेशन है वो एक हायर लेवल रिलेशन है, और वो एक अलायंस में है जिसमें कि जिसके वजह से भी इजराइल आप देखें तो मिडिल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है वो अपने छोटे इकोनॉमी और छोटे साइज को के बावजूद वो इंटरवीन करता रहता है। तो एक तरह से इजराइल और यूएस अलायंस भी यहाँ पर फिलिस्तीनी जनता के विरोध में खड़ा है। तो यूएन और अंतर्राष्ट्रीय किसी भी संगठन की अभी कोई भूमिका मुझे तो नजर नहीं आ रही है अगले कुछ महीनों तक। हाँ, उनकी भूमिका तब होगी अगर हमास इजरायली सेना के ऊपर भारी पड़ने लगेगा, या जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जैसे आपके यमन के जो लड़ाकू हैं, लेबनान में हिजबुल्लाह हो गया और हमास, और केवल हमास ही नहीं है, यहाँ पे जितनी भी फिलिस्तीन की अलग अलग पार्टीज है और आर्म्ड विंग्स है वो सारे इसमें लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है इसमें जनता लगी हुई है ना। तो ये कोई जिसको आतंकवादी कार्रवाई और ये सब बोला जा रहा है, ये असल में वो नहीं है। ये जनता, जो फिलिस्तीनी जनता है जिस पर जुल्म हो रहे हैं बड़े सालों से और जिनके पास अब कुछ बचा नहीं है, उनका एक तरह से प्रतिरोध है। तो मैं थोड़ा प्रत्युष चंद्रा से जानना चाहूंगा कि एक तरफ जहां इजराइल और यूएस का जो एक गठबंधन है इतना मजबूत दिखता है, फिलिस्तीन की एक बहुत बड़ी एक समर्थन था दुनिया के अंदर, भारत भी एक काफी मजबूती के साथ समर्थन करता था, या रसिया चाइना जैसे जो देश है आज इसको समर्थन क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या कारण है कि ये बहुत एक मैंने छुप कर जो एक चीज है इजराइल को भी समर्थन कर रहे हैं, और जब बात आती है कि आप अपनी विदेश नीति बदल रहे हैं तो भारत बोलता है नहीं नहीं मेरा तो वही पुरानी नीति है, लेकिन वो खुलकर इस हमले को बंद करना इजराइल को या इस तरह की कोई स्टैंड नहीं ले रहा है, बल्कि इजराइल के राजनीतिक ही बोल रहे हैं भारत को कि हमास को आप आतंकवादी घोषित कीजिए, और भारत उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, एक तरह से साइलेंट रहता है। और आप देखेंगे कि भारत के अंदर फिलिस्तीनियों के समर्थन में बहुत सारे कार्यक्रम दिल्ली में लोगों ने करने की कोशिश की, करने नहीं दिया गया, या वो यूपी हो या आप जम्मू कश्मीर के अंदर देखेंगे जुम्मे के नमाज तक अदा नहीं किया गया, करने दिया गया कि फिलिस्तीन के समर्थन में ये रैली निकालेंगे। तो इसमें भारत का रोल और चाइना रसिया इस तरह से आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये थोड़ी हम लोगों को ये जो सवाल आपने किया ये बहुत सोचनीय प्रश्न है। ये इस पर इसके बहुत आयाम भी हैं, बहुत सारे आयाम हैं। सबसे पहली बात तो ऐसा जो पहले होता था और आज क्यों नहीं होता, इसके लिए, क्योंकि पहले तो इस बात सही है जब ये नॉन अलाइन मूवमेंट था तब आपको जब उसकी वो एक मजबूत तरीके से मौजूद था, वो वक्त था जब आप देखते थे कि एक कोल्ड वॉर भी चल रहा था, यानी रूस, सोवियत संघ और अमेरिका के खेमे के बीच एक तरह का जो शीत युद्ध जिसको हम कहते हैं वो लगातार, अब वो किस तरह का युद्ध था उस पर हम नहीं बात करेंगे, पर वो एक शीत युद्ध का संदर्भ था जिसमें बहुत सारे देश जो आजादी की लड़ाई से निकल कर आए थे वो अपने आप को, ये ध्यान दें, कोई आदर्श लेकर नहीं था। उस जमाने में भी आदर्श का सवाल नहीं था कि लोग बहुत आदर्शवादी थे और इसलिए वो फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे थे, पर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो केवल आदर्शवाद की वजह से नहीं था, वो उनकी व्यावहारिक जरूरत भी थी कि वो किसी भी एक खेमे के साथ पूरी तरह से न लगे, और इसमें एक तरह का आपस में गठजोड़ जो अलग अलग तीसरी दुनिया के देश थे उनके बीच एक गठजोड़ कायम हो पाता था।
अब सोवियत संघ एक अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में तो हम यही कह सकते हैं कि सोवियत संघ नहीं है, तो उस तरह का कि गृह युद्ध की जो माहौल है वो नहीं है। और इसमें तमाम जितने देश रहे जो पहले किसी भी दोनों खेमे के बीच में खेलते थे, वो अलग अलग ढंग से दोनों ही खेमे के साथ जुड़े हुए हैं, जो आपको हिंदुस्तान के साथ नजर आएगा। हिंदुस्तान एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध के पर भी खुला स्टैंड नहीं लेता है, उसको अब व्यावहारिकता के नाम पर कहा जाता है। तो पर ये मैं मानता हूं कि ये व्यावहारिकता पहले भी थी और आज भी व्यावहारिकता है, और इसके संदर्भ में कोई आदर्श, ये अंतरराष्ट्रीय जो लोग कहते हैं ना कि पहले आदर्श था, एक विचारधारा थी जिसके आधार पर ये सारी चीजें थी, वो विचारधारा भी एक संदर्भ में विकसित हुआ था। आज जो जिस तरह जो हम देख रहे हैं वो भी वो जो व्यावहारिक संदर्भ है उसके तहत ही आज हिंदुस्तान अपना एक स्टैंड ले रहा है। अब ये तो मोटा मोटी हम हिंदुस्तान या बाकी देश भी जो जिस तरह से इस चीज को देख रहे हैं, इसमें अपना रुख ले रहे हैं, वो एक व्यावहारिक, उसका यही एक अंतरराष्ट्रीय व्यावहारिक पक्ष है। पर मुझे लगता है कि बहुत बार हम लोग जब इस तरह के संघर्षों को देख रहे हैं और इस तरह के युद्ध, जिसको युद्ध वो कहते हैं और हम संघर्ष भी कह सकते हैं, अगर हम इसकी व्याख्या करें तो हम एक जो पूंजीवाद के विकास का जो संदर्भ है, केवल अंतरराष्ट्रीय संबंधों के इतिहास के संदर्भ की बात मैं नहीं कर रहा, पूंजीवाद के विकास का संदर्भ है, जिसको हम लोग बहुत ही एकदम क्या कहें, हम नाम दे देते हैं नवोदारवाद का। अभी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं हम जा सकते इसमें कि नवोदारवाद किसको कहते हैं, नहीं जाना है। पर वो जो संदर्भ है पूंजीवाद का, जिसमें वित्तीय पूंजी एक हद तक जो पहले भी वित्तीय पूंजी होती थी, पर वो वित्तीय पूंजी का जो संदर्भ था उसको आप एक देश के साथ जोड़ सकते थे, एक राज व्यवस्था के साथ जोड़ सकते थे। आज क्या है कि जो पूंजी का जो निर्वैयक्तिक अवैयक्तिक जो प्रकृति है उसकी, उसका जो किसी एक देश के साथ जो जुड़ाव है वो नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि देशों की वर्चस्वता नहीं है, अमेरिका एक वर्चस्वकारी देश है, मैं उसको नहीं कह रहा कि वो ऐसा नहीं है, पर मैं कह रहा हूं कि उसकी जो वर्चस्वता को जो खतरा पैदा होता है वो पूंजीवाद के नए संदर्भ में पैदा हो रहा है, जिसको हम नवोदारवाद कहते हैं। जब वित्तीय पूंजी वो किसी एक देश के साथ नहीं लगी हुई है, वो तमाम राज्य व्यवस्थाओं को अपने कदमों पर रखती है, वो कब कहां क्या किस रूप में चली जाएगी इसका डर लगातार सारे राज्य सत्ताओं को रहता है। अब मतलब बहुत डिटेल में हम नहीं जा सकते इस चीज को लेकर, क्योंकि तब वो एक अलग पूरी चर्चा होगी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले भी जो संगठन था वो मैंने पीपुल्स को लेकर नहीं था, पूंजी की जरूरत थी तो उस समय उनके साथ थे, आज वो चीजें बदल रही हैं। क्योंकि उस समय जिसको अर्थशास्त्र की भाषा में हम कहते हैं कीन्जीय व्यवस्था थी, वेलफेयर या राष्ट्रीय व्यवस्थाएं थी, अर्थव्यवस्थाएं थी, जो राष्ट्रीय स्तर पर, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर ही वो तय हो जाती थी, पर एक हद तक वो मतलब जो राज सत्ता थी उसका एक वर्चस्व होता था अपने इलाके में, और उसके बीच
वो कहीं ना कहीं स्टेट पॉलिसी के थ्रू या कई नीतियों के थ्रू वो एक कंट्रोल अर्थव्यवस्था पर रख पाता था। जो नई 1970 के दशक से हमको जो नजर आ रहा है, उसमें वित्तीय पूंजी जो एक तरह से क्या कहें, उसके पैर में चक्र लग गया है और वो कभी भी किसी वक्त भी कहीं भी चली जा सकती है और वो राज सत्ता के वर्चस्व के तहत काम नहीं करती है। मतलब मैं बहुत संक्षेप में, मतलब बहुत ही क्या कहूं, सिंपलिस्टिक ढंग से ये मैं बोल रहा हूं, पर वित्तीय पूंजी का जो ये चरित्र है, जो वित्तीय पूंजी महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वही तमाम अर्थव्यवस्थाओं को बांधती है, उनके बीच एक्सचेंज को संभव कर पाती है। और जब वित्तीय पूंजी पूरी तरह से राज सत्ता के प्रभाव से अलग हो गई, तो राज सत्ताएं जो हैं उनकी स्थिति ये हो गई कि वो बार बार वो अपने आप को वित्तीय पूंजी जैसे जैसे बढ़ रही है या उसका जो फैलाव हो रहा है, उसके अनुसार जो तमाम राज सत्ताओं को अपने आप को संभालना पड़ता है। तो आज का जो संदर्भ है, मैं समझता हूं इजराइल हो, अमेरिका हो, तमाम साम्राज्यवादी जो वर्चस्वकारी देश हो, जिसमें मैं हिंदुस्तान को भी गिनता हूं, और तमाम जितनी राज्य व्यवस्थाएं हैं, वो अब कोई पूरी तरह से ऑटोनमस यानी स्वायत्त ढंग से नीतियों के द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था, अपने आप को वित्तीय पूंजी के साथ एक क्या कहें, एक स्टेबल रिश्ता नहीं कायम रख पाती है। और इसी कारण से आप देखिए लगातार 1990 के दशक से आप देखेंगे तमाम राज्य व्यवस्थाएं लगातार उनके हाथ से वो जो नीति के द्वारा, अर्थनीति के द्वारा अपनी व्यवस्था को संभालने का जो क्या कहें, उनके पास जो हथियार था वो पूरी तरह से खारिज हो गया है। अब ये तमाम व्यवस्थाओं को लगातार आगे बढ़ के वित्तीय पूंजी को अपने अट्रैक्ट करना पड़ता है। तो मैं जो नीलोत्पल भी जो बोल रहे थे उसके साथ मैं ये जोड़कर एक बात कहना चाहूंगा कि आज इस संदर्भ में, इस आर्थिक संदर्भ में जो तमाम जो अमेरिका या बाकी इजराइल, ये जो जितनी जो शक्तियां हैं, वो जो सैन्य परिसर जो जिसको हम कहते हैं मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, आज एक तरह से राज व्यवस्था का काम ही अब हो गया है कि वो एक पूरी दुनिया के अंदर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस का वो प्रभाव और विस्तार करती जाए। तो मैं समझता हूं कि आज का जो युद्ध है, मतलब पहले भी युद्ध होते थे, पर आज के युद्ध में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ये युद्ध केवल ये नहीं है कि हमास या रूस यूक्रेन युद्ध है, इसके पीछे पूरी जो आर्थिक जो मतलब एक तरह का जो संदर्भ पैदा हो रहा है, उसके तहत इन राज सत्ताओं को अपने आप को मैनेज करने की ये कोशिश है। और इसीलिए युद्ध बड़े स्तर पर अगर नहीं भी होंगे तो छोटे छोटे स्तर पर ये लगातार चलते जाएंगे। और ये युद्ध, जैसे आज फिलिस्तीनी जनता के खिलाफ आप युद्ध देख रहे हैं, हम हर देश में अगर आप ध्यान देंगे और इसको हमको एक ढंग से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसमें भी जोड़कर इंटरेस्टिंग ढंग से देखा जा सकता है कि सबसे बड़ा युद्ध जो हर देश में चल रहा है वो अपने ही जनता के खिलाफ चल रहा है।
क्योंकि जो पूंजी, वित्तीय पूंजी जिस रूप में इन सत्ताओं को और जनता को भी एक पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर रखी है, उसके तहत राज सत्ता को अपनी जनता को संभालने में बहुत दिक्कत हो रही है। और जो मैं अभी जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की बात कहा, थोड़ा सा विराम लेते हैं आपसे, थोड़ा नीलोत्पल जी के पास जाता हूँ। मैंने हम देख रहे हैं कि ये वार मैंने इजराइल तो परोक्ष रूप से जो है अटैक किया है फिलिस्तीनी जनता पर, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा हाथ अमेरिका का भी है। अमेरिका पूरी तरह से सपोर्ट करता है, वीटो पावर लगाता है, और अमेरिका राष्ट्रपति आते हैं इजराइल के दौरे में, उसी दिन वहां एक बड़ा अटैक होता है। या अमेरिकी विदेश मंत्री आकर सभी अरब मुल्क से मिलते हैं, रात में फिलिस्तीनी पदाधिकारी हैं उनसे जाकर मिलते हैं। तो इसको किस रूप में देखा जाए कि अमेरिका की जो क्या हित निहित है इसमें? देखिए, जो अमेरिका या किसी भी तरीके से, और जिसको प्रत्युष ने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया, आज जो जियोपॉलिटिक्स है वो पूरी तरह से वित्तीय पूंजी द्वारा ही उसका नियंत्रण हुआ है। और जो पूरी जो आप देखें व्यवस्था है वो केवल वित्तीय पूंजी और पूंजी के नियोजन तक सीमित रह गई है ना। तो अमेरिका को इजराइल की क्यों जरूरत है, या मिडिल ईस्ट में आप देखें कि आज जो अरब देशों की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, अरब इस्लामिक देशों की, उसने भी इजराइल को उतने कट्टर ढंग से नहीं कंडेम किया है ना। एक टोन डाउन मैसेज गया है, एक टोन डाउन स्टेटमेंट है। तो ये पूरी जो 1970 के बाद से जो एक नियो लिबरल और ग्लोबलाइजेशन हुआ है, जो बाजार जो इंटरनेशनल मार्केट का, और जो प्रत्युष बोल रहे थे उसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि 60 या कोल्ड वॉर के समय दो मार्केट तो भी आपको दिखता है, भले उनमें इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो जो नॉन अलाइंड मूवमेंट के देश थे या जो अलग देश थे, उनके पास एक ऑप्शन था एक मतलब स्टैंड लेने का। और वो बिल्कुल सही है कि कोई वैचारिक रूप से स्टैंड नहीं लेते थे, वो भी अपने फायदे के लिए लेते थे। आज तो वो भी खत्म हो गया, आज ग्लोबलाइज्ड मार्केट है, ठीक है। अब इजराइल की जरूरत अमेरिका को, या अमेरिका ये इजराइल को अमेरिका की जरूरत क्यों है? तो देखिए, जिस तरह से मिडिल ईस्ट में जो ऑयल इकोनॉमी है उस पर अमेरिकी वर्चस्व है, वो वहां से रेंट लेता है ऑयल से, है ना, उसके तेल से। उसको मिडिल ईस्ट में हमेशा अपने बेस चाहिए। सऊदी में उसका बेस है, उसने इराक में अपना बेस बनाने के लिए उस पर आक्रमण किया था। उसी तरह से इजराइल जो है उसका एक लिवरेज है, जहां पर उस एक पूरा उसका एक देश है जहां से वो अपनी मिडिल ईस्ट की नीतियों को संचालित करता है। तो इजराइल का एग्जिस्टेंस अमेरिका के लिए, और इजराइल का एक बहुत बड़ी लॉबी है अमेरिका में, जो फाइनेंस कैपिटल या उसके पॉलिटिक्स को भी निर्धारित करती है, ठीक है। तो अब बाइडेन का जाना ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसको अपना अलाई पार्टनर वो रूस की उधर भी जा सकता है ना। अमेरिका को इस वक्त मिडिल ईस्ट में अपनी जो, जैसे सीरिया में वो घुसने की कोशिश किया, लेकिन रूस वहां पर ज्यादा कामयाब हुआ। उसने अपना पहला जो सोवियत संघ के समय से एक वहां पर जो बेस आ रहा था उसको फिर से रीस्टैब्लिश किया। और कई खाड़ी के देश हैं जहां पर एंटी अमेरिकन फीलिंग्स बढ़ रही थी। सऊदी अरेबिया और अमेरिका के बीच भी जो रिश्ते थे उनमें थोड़ी सी कड़वाहट आ रही थी। ये सब के बाद क्या हुआ है कि इजराइल पर जो अटैक हुआ उससे अमेरिका, और जो अगर आप उनके जो थिंक टैंक्स है उनके रिपोर्ट को देखें तो वो कहता है कि हर एक जो वहां पर फैमिली है, वहां तो अभी भी कई देशों में मोनार्की है, तो उन पर भी खतरा है। क्योंकि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस वॉर में
स्टेट तो इजराइल के साथ है, लेकिन जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जैसे आपका जो वो हुती रेबल्स है यमन का, वो डायरेक्ट अटैक कर रहा है इजराइल पे, हमास है और फिलिस्तीन के अन्य ग्रुप्स हैं, हिजबुल्ला है। तो सीरिया में है, ये आप सीरिया देख रहे हैं कि एक तरह से वहां पे भी दो कैंप है। ये भी नॉन स्टेट, पूरी तरह से नॉन स्टेट नहीं है, ये ईरान समर्थित है। तो ईरान, इजराइल और सऊदी अरेबिया, ये तीन मेजर प्लेयर उभर रहे हैं। इजराइल को सपोर्ट करना अमेरिका की इसलिए भी मजबूरी है या उसकी नीति है, क्योंकि अगर वो इजराइल नहीं रहा तो वो पूरा इलाका ईरान के मतलब इन्फ्लुएंस में आ जाएगा और उसका इम्पैक्ट सऊदी अरेबिया पे भी पड़ेगा। तो ये जो पूरी मिडिल ईस्ट की जियो स्ट्रेटजी है, ये सारी की सारी कोई इसलिए नहीं कि अमेरिका को सऊदी अरेबिया से बड़ा प्यार है या इजराइल से बड़ा प्यार है। वहां पर जो ऑयल है उस पर जो उसका नियंत्रण है वो बना रहे, उसके लिए अमेरिका को इस तरीके के अलायंसेस में रहना पड़ेगा, चाहे वो सऊदी अरेबिया के रूलिंग फैमिली के साथ हो या इजराइल में तेल नहीं है, लेकिन इजराइल वहां पर एक स्टेबिलिटी देता है ना। और इजराइल के रहने से काफी सारे देशों में इजराइल के ही थ्रू अमेरिका अटैक करवा के या उस पर हवाई हमले करके उन देशों को भी अपने नियंत्रण में रखता है। और ये सब करने से क्या फायदा होता है? एक तो तेल का फायदा होता है, दूसरा जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की प्रत्युष ने बात की थी, वो देखिए कि इन लड़ाई से क्या हुआ, एक बड़ा आर्म्स मार्केट फिर से खुल गया है मिडिल ईस्ट में। अभी जो दुबई में एयर शो होने वाला है, उसमें हर एक कंपनी अपने जो अत्याधुनिक अस्त्र और शस्त्र हैं उनका प्रदर्शन करने वाली है। तो इतने अमेरिकी जो मिलिट्री और जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको भी बेनिफिट होने वाला है। हजारों अरबों खरबों डॉलर्स के हथियार बेचे जाएंगे। तो युद्ध में जनता के तो जान माल का होता है, लेकिन पूंजीपतियों के लिए युद्ध बहुत एक शुभ संकेत होता है। तो वही चीज आप देख रहे हैं और इसी में ही वो अलायंसेस हो रहे हैं। इजराइल ने अमेरिका से इस युद्ध के दौरान ही आप देखें कि कितनी सारे हथियार आयात किए, है ना। उतना ही हथियार सऊदी भी करेगा, ईरान भी अपने निर्यात करेगा हथियार को अपने दोस्तों में। तो जिस तरह से और शेयर मार्केट पर आप देखिए, जिस दिन इसका इजराइल और फिलिस्तीन का नहीं, लेकिन जिस दिन रूस और यूक्रेन के युद्ध शुरू हुआ था, तो उस दिन जितनी भी अस्त्र शस्त्र वाली कंपनी थी उन सब के शेयर्स बढ़ गए थे, चाहे वो बोइंग हो चाहे लॉकहीड मार्टिन हो, क्योंकि वो सबके हथियार बिकते या सबके जो हथियार में इस्तेमाल होने वाले जो मशीन्स है वो ये लोग बनाते थे। तो ये बहुत बड़ा मसला है और इसीलिए भी इजराइल हमेशा इजराइल का समर्थन अमेरिका करता रहेगा और उसे फिलिस्तीनी जनता को कंट्रोल में करने के लिए इजराइल, फिलिस्तीनी जनता नहीं, अरब में जितने भी असंतोष है उनको कंट्रोल करने के लिए इस तरह के राज्यों की और इस तरह की सरकारों की जरूरत है। लेकिन एक चीज है जो अभी हम देख रहे हैं, आप बोले कि नॉन स्टेट एक्टर काफी इन्वॉल्व हैं जो इजराइल के खिलाफ हैं, लेकिन अभी हम देखें इस बीच में कि कई स्टेट भी जो हैं, कई देश माने इजराइल से अपना राजनीतिक संबंध तोड़े हैं। छोटे छोटे कंट्री हैं जो अपने वापस बुला लिए, राजदूत को वापस बुला लिए। तुर्की जो बीच में थोड़ा सा टोन उसका डाउन हुआ था इजराइल के साथ, वो फिर से एक तरह से सख्त रवैया लिया है इसमें। तो इस तरह की भी चीजें देखने को मिल रही। देखिए जो छोटे देश है, मतलब उनका इजराइल के साथ कोई, जैसे अब मेरे ख्याल से कोस्टा रिका या बेलीजे, वो लैटिन अमेरिका के छोटे छोटे देश है, उन लोगों ने 4-5 देश, लेकिन जो बड़े देश है, बड़े देशों में साउथ अफ्रीका ने किया है। साउथ अफ्रीका ने एक ब्रिक्स में केवल साउथ अफ्रीका ने किया है। वहां पर भी, क्योंकि अभी भी वहां पर अपार्थाइड मूवमेंट के जो लड़ाकू है वो है। अब अगर हिंदुस्तान का देखिए तो उसका तो इजराइल के साथ इस वक्त ज्यादा
करीबी संबंध है बनस्पत की फिलिस्तीनी जनता के, ट्रेड का मामला है। तुर्की की बात है तो तुर्की ने, इजराइल का ही है। हाँ, तुर्की की बात है तो देखिए तुर्की ने कड़ा रुख तो लिया है, लेकिन उसने किसी भी प्रकार से इस युद्ध में शामिल होने की बात नहीं की, ठीक है ना। तो इवन ईरान का वो ओपनली तो नहीं आ रहा है, वो इन अपने जो समर्थित ग्रुप्स हैं उनके थ्रू इंटरवीन करा रहा है, या वेस्टर्न मीडिया कहती है, कोई हमें तो डायरेक्ट जानकारी है नहीं, जो वेस्टर्न मीडिया दे रही है बात की ईरान इन्फ्लुएंस कर रहा है, चलो मान लेते हैं। तो आप देखिए जो जिन राष्ट्रों का इजराइल के साथ ताल्लुकात है जिनके, वो तो नहीं किए। यूरोपियन यूनियन ने बड़े ही डोसाइल वे में कहा कि भाई इसका सोल्यूशन होना चाहिए। इवन नॉर्वे जिसने ओस्लो अकॉर्ड किया था यासर अराफात और इजराइल के बीच, उसने भी कोई पूरी तरह से इस घटना को कंडेम नहीं किया है ना कर रहा था पहले भी। तो आप देखेंगे कि आज मुझे दो चीज लगती है, एक तरफ तो राष्ट्र जो है, जो कंट्रीज है, स्टेट है, वो स्टेट के साथ है, और जनता जो है, जो आप बोल भी रहे थे कि पूरी दुनिया में फिलिस्तीनी जनता के पक्ष में आवाजें उठ रही हैं, लेकिन वो जनता की आवाज है। तो जनता बनाम राष्ट्र हो गया है, स्टेट वर्सेस पीपल, जो एक तरह से पूंजीवादी संकट को भी दिखाता है कि पूंजी की रफ्तार और पूंजी दूसरी तरफ जाना चाह रही है, और जनता का की जो भावनाएं हैं वो दूसरी तरफ है। तो यही बात है कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं। कोल्ड वॉर के समान अभी दो कैंप है नहीं जहां पर आप अपने आप को निर्धारित करें। जो राज्य भी है उनको देखना है कि ट्रेड किधर से हो रहा है, फायदा किधर हो रहा है, वरना जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उस पर उनका इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आज हिंदुस्तान की ही बात करें, वो पूरी तरह से फिलिस्तीनी जनता की तरफ चला गया, तो इजरायली इन्वेस्टमेंट जो है वो तो वापस चला जाएगा। अमेरिका के भी काफी सारे इन्वेस्टमेंट वापस जाने का खतरा रहेगा। तो वो, और यही बात सारे स्टेट्स पर है, लागू होती है ना, जिसका ताल्लुकात है मिडिल ईस्ट से। तो आप देखें कि ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। यहाँ ट्रेड और कैपिटल डिक्टेट कर रहा है आपकी पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज। जी, तो प्रत्युष आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये हमला है, माने युद्ध नहीं, हम इसको तो हमला मानते हैं, माने ये कि इजराइल एक हमला किया है फिलिस्तीनी जनता के ऊपर, जिसमें अमेरिका पूरा साथ दे रहा है, लेकिन बाइडेन ने इजराइल को एक अपना वो दिया, ओपिनियन दिया कि आप गाजा में जाइए, हमास को खत्म कीजिए, लेकिन वहां शासन मत कीजिए, आप वहां से वापस आइए, क्योंकि आप 9/11 से सीखिए, हमसे सीखिए, जो हमने गलतियां की हैं 9/11 में उससे आप सीखिए। लेकिन अब इजरायली राष्ट्रपति बोल रहे हैं कि हम खत्म करने के बाद वहां से वापस नहीं आने वाले हैं, वहां पूरा रूल जो है अब इजराइल करेगा। तो क्या जो गाजा पट्टी है इसको भी अब इजराइल हड़प लेना चाहता है, जो एक छोटा हिस्सा है उसको भी अब पूरी तरह हड़पना चाहता है? देखिए, हड़पना चाहता है, पहले भी सेटलर्स तो लगातार फैल रहे थे। ये तो मतलब गाजा पट्टी पहले से ही हम यहाँ जो जो मैं शुरू से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिलिस्तीन और इजराइल, और ये बहुत सारे जो इजराइल के भी जो वामपंथी हैं और फिलिस्तीन के भी जो वामपंथी हैं, वो इस बात को बार बार बोलते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन को आप, मतलब इजराइल और फिलिस्तीन आप नहीं बोल सकते, इजराइल फिलिस्तीन वो बोलते हैं। मतलब ये फिलिस्तीन का मसला, ये नहीं, मसला है ही नहीं कि इजराइल बनाम फिलिस्तीन हो रहा है। ये वो गुथे हुए दो मतलब राष्ट्रीयताएं या कुछ भी हम कहें, मतलब जहां के सारे सैन्य जो स्वायत्तता होती है फिलिस्तीन की कुछ भी नहीं है, जहां पर औद्योगिक स्वायत्तता होती है वो कुछ भी नहीं, आर्थिक स्वायत्तता, किसी भी तरह से
जब भी वॉर होता है, वॉर के बाद जो लगातार जो रोडों का कंस्ट्रक्शन होता है वो इजराइल अपने सुविधा के अनुसार वहां बनाता है, ताकि उसके टैंकों को, उसके बुलडोजरों को कोई दिक्कत ना हो सके। तो ऐसी स्थिति में यह बोलना कि वो कब्जा करना चाहता नहीं है, ये भाषा ही अपने आप में अजीबोगरीब है कि बाइडेन ये जो कहते हैं कि भाई वहां कब्जा मत करना, हमसे सीखो। तुम्हारा देश और मिडिल ईस्ट तो के बीच जो दूरी है वो इजराइल और फिलिस्तीन की दूरी नहीं है। और इजराइल और फिलिस्तीन का मसला वो ऐसा मसला नहीं है जो आप जिस तरह से बाकी देशों के साथ आप देखते हैं। इजराइल की शुरुआत ही, इजराइल का जो जन्म ही इस पे हुआ है कि फिलिस्तीनी जनता को वो दरकिनार करते हुए चला गया है। तो मतलब इजराइल का एग्जिस्टेंस ही, अस्तित्व ही इस पर जिंदा है। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि वो कब्जा वो करेगा या नहीं करेगा, वो इजराइल को अगर अपने आप को बनाए रखना है इजराइल के रूप में, यानी शोषक शासक वर्ग, ये शासक सत्ता के रूप में, तो उसको वहां पर घुसपैठ करते ही रहना पड़ेगा। हाँ, और फिलिस्तीनी जनता को अगर अपने आप को जिंदा रखना है, अपने अस्तित्व के लिए लड़ना है, तो उनको लड़ते रहना ही पड़ेगा। आज उन्होंने मतलब इजराइल को, हमास ने इजराइल पर, इजराइल के अंदर जाकर जो तथाकथित जो बाउंड्री, जिसको गाजा के बाहर जाकर इजराइल के अंदर घुस करके मारा है, तब इनके लिए इतिहास शुरू होता है कि मतलब ये कुछ हमला हुआ। उससे पहले रोज की घटना, आप वेबसाइट पे वेबसाइट बने हुए हैं, रोज की घटनाएं हैं जिसमें इतने लोग मारे गए, इतने रोज आपको हमला, इजराइल का हमला। और इजराइल का हमला ही केवल नहीं, इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच जो संघर्ष है वो लगातार रोज की घटना है। ये जो इवेंट बनाते हैं ना कि ये युद्ध शुरू हो गया, हाँ, ये हमास के लिए भी हो सकता है जरूरी हो, बाकी मतलब राष्ट्रों के लिए भी जरूरी हो, पर फिलिस्तीनी जनता के लिए ये संघर्ष सतत है, ये लगातार संघर्ष चल रहा है। तो ये अगर वो घुस गया है, कब नहीं घुसा हुआ था मतलब कब घुसा हुआ नहीं था? अभी तो इजराइल को ये साबित करना, ये तो स्पेक्टेकल्स, मतलब ये पुराना जमाना नहीं है कि आप जहां पर चुपके से कब्जा कर लेते हैं। अब कितना कब्जा करते हैं उससे ज्यादा आपको दिखाना पड़ता है कि आपका वर्चस्व कितना है, यानी हुंकार भरना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत की कितना आप सचमुच कब्जा कर पाते हैं। तो ये इसको हमको समझना पड़ेगा। और एक जो मैं बात जो इससे जुड़ी हुई भी है, उसको कम से कम एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जब मैंने कहा कि तमाम ये नवोदारवाद के तहत सबसे बड़ी लड़ाई, आप सैन्य जो हथियार तैयार कर रहे हैं, तमाम चीजें आप तैयार कर रहे हैं, ये जो तैयारी युद्ध, मतलब आपको उसको, उन सारी तैयारियों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उन तैयारियों को देखने के लिए कि वो कितना सक्षम है तैयारी, उसके लिए आपको जीवंत, जीते जागते लोगों की जरूरत होती है। यानी जैसे अभी मैं कहीं एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि बस्तर में किस तरह से ड्रोन से हिंदुस्तान की सेना ने, सीआरपीएफ ने वहां पर ड्रोन से अटैक किए। हाँ, अब कश्मीर में बहुत तरह की चीजें होती हैं। अब आपके पास जनता है, चाहे वो आतंकवाद के नाम पर हो, चाहे किसी चीज के नाम पर हो, आपको लगातार इस तरह का माहौल बनाए रखना है अंदरूनी स्तर पर भी। और उसको आप बोल सकते हैं, हिंदुस्तान में जैसे बहुत आसान है बोलना कि पाकिस्तान
से ये जो सारी चीजें होती हैं वो पाकिस्तान से उसका रिश्ता है। हाँ, माओवादियों का भी रिश्ता पाकिस्तान से ढूंढ लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज तो लगातार मतलब आप ये जब रिश्ता बनाते हैं तो ये अंतरराष्ट्रीय भी है, क्योंकि आपके पाकिस्तान के साथ के युद्ध वाले जो संबंध है उसको भी दिखाता है, और अंदरूनी भी है। यानी अंदर जो जनता लगातार जो पूंजीवाद के फैलाव से और पूंजीवाद के संकट से, दोनों से ही जो जनता जूझ रही है, उसको आपको मैनेज करने के लिए एक तो बाहरी खतरा दिखाए रखना है, दूसरी तरफ आपने अंदरूनी जनता को मैनेज करने के लिए आपको वो सारे सैन्य औद्योगिक परिसर का विस्तार करना है, जिसकी चाहे वो इजराइल में, मतलब फिलिस्तीनी जनता तो उनको साफ साफ मिल गई है तमाम चीजों को, तमाम अपने हथियारों का वो जो, अगर उनको अमेरिका को भी अगर अपने हथियारों को देखना है कि वो कितने सक्षम हैं, तो बहुत आसानी से इन सब जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से आप जितने जो मतलब जो देश हैं जो सैन्य उपकरण बनाते हैं, उन लोगों के ये तमाम अंदरूनी जो युद्ध हैं उनके लिए ये मतलब ये फील्ड है ना, ये फील्ड एक्सपेरिमेंट है, मतलब फील्ड में आप ये सारी चीजें कर पाते हैं। तो मैं समझता हूं कि हम लोगों को ये बाहरी अंदरूनी अलग से कुछ हो रहा है, ये इतना लिंक्ड है, अमेरिका हो, इजराइल हो, रूस हो, मतलब कौन है रूस यूक्रेन युद्ध में, मतलब हम लोग सब, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसका फायदा केवल अमेरिका को है, हाँ, पर इसका फायदा रूस को भी है। रूस के पास अपने सैन्य उपकरण के अलावा है क्या जिसका वो इस्तेमाल कर सके? हिंदुस्तान को भी वो बेचता है सैन्य उपकरण। तो तब वो जो माहौल है जिसमें ये सैन्य उपकरण बिकते हैं, वो इस तरह के युद्ध की आपको लगातार जरूरत है। और चाहे वो अंदरूनी स्तर पर हो, आतंकवाद का जो खतरा है वो तो आप किसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं? वो खतरा बेसिकली अपने देश के अंदर ही लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका पूरा इस्तेमाल इसी में होता है। तो आप बहुत आसान है आतंकवाद, मतलब आपने अपने ही लोगों को आप आतंकवादी घोषित कर देते हैं। वहां पर तो वो फिलिस्तीनियों को आतंकवादी घोषित कर रहा है, और अपने सारे अमेरिका भी अपने सैन्य उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है। अब देखिए बहुत सारी चीजें हैं। अब एक जमाना था जब फिलिस्तीन से बहुत सारी जनता, आज भी मतलब हाल तक जो है काम करने इजराइल जाती थी, तो किस तरह की दूरी थी, मतलब मजदूर प्रोवाइड करना फिलिस्तीन का काम था। और गाजा से बहुत मजदूर जाते थे, वेस्ट बैंक से जाते थे। अब देखिए कि क्या हुआ 1990 से आप देखेंगे, और अभी अखबारों में भी आया है कि हिंदुस्तान तो इसमें अपना फायदा एक और ढंग से भी देख रहा है कि यहाँ के जो, आपको पता ही होगा कि जो बाहर जो हिंदुस्तानी श्रमिक जाते हैं, चाहे वो किसी स्किल के स्तर पर हो, वो जो श्रमिक जाते हैं उससे वो भी एक उद्योग है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि रेमिटेंसेस होते हैं, बहुत तरह की चीजें होती हैं, वो भी एक बाहर सप्लाई करना, लेबर सप्लाई करना, ये एक अपने आप में एक बड़ा उद्योग है। और हिंदुस्तान एक तरह से इस युद्ध को भी अपने ढंग से इस्तेमाल कर सकता है और करता रहा है इस तरह के युद्धों में। तो मैं समझता हूं कि बहुत तरह की चीजें इसमें काम कर रही हैं, और ये केवल अंतरराष्ट्रीय जो पुराने जमाने में अंतरराष्ट्रीय आप रूस, यूक्रेन, फलाना देश के बीच के रिश्तों के ही तहत ये सारी चीजों को समझ लेते थे, आज ये असंभव है। आज जैसा नीलोत्पल ने बोला कि जनता एक तरफ है
अगर यूनिटी होना है तो राजकीय यूनिटी से आप इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। यूएनओ में आप कुछ पारित करवा दीजिए, और पारित तो होते ही रह रहे हैं, रोज ही हो रहे हैं। अभी देखिए हिंदुस्तान ने बहुत इंटरेस्टिंग किया, पहला जो रेजोल्यूशन आया उसमें वो एब्सटेन किया। हाँ, अब जो कल परसों रेजोल्यूशन आया, हाँ, जिसमें वो कह रहा है क्या, किस चीज पर था, कि फिलिस्तीन ये विराम को लेकर था शायद, तो जिसमें और उसमें हिंदुस्तान ने उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट की। तो अब ये चीज देखिए, हिंदुस्तान कभी ये पोजीशन ले रहा है, कभी वो पोजीशन ले रहा है। उसको इन तमाम जो ऐसी स्थिति में कोई स्टेबल अलायंस भी नहीं होगा। मैं बता रहा हूं कि आज जो संदर्भ पैदा हो रहा है, अमेरिका चाहता है कि स्टेबल अलायंस हो, उसके लिए एक माहौल हो, उसके लिए, क्योंकि शीत युद्ध उसके लिए बहुत फायदेमंद था। तो एक तरह से वो शीत युद्ध वाली स्थिति बनाना चाहता है, पर वो माहौल ही नहीं है, वो आर्थिक अर्थव्यवस्था ही नहीं है, वो जिस तरह से पूंजीवाद विकसित हो रहा है वो संदर्भ ही नहीं है जिसमें कोई भी स्टेबल अलायंस संभव हो। अब जैसे अरबी देश तो फिलिस्तीन का इस्तेमाल लगातार करते रहे। आप इजिप्ट, मतलब 60-70 के दशक में इजिप्ट का रोल कोई बहुत अच्छा नहीं था, जॉर्डन का रोल बहुत अच्छा नहीं था। हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बस इसलिए क्योंकि फिलिस्तीनी जनता मुसलमान जनता है इसलिए सपोर्ट कर देगी, ऐसा तो नहीं होता है। वो बोलते रहेंगे, पर जैसा हम देख रहे हैं कि कोई भी जो अगर एकता हो रही है कहीं पर, अगर लोग मतलब कहीं एकता आ रही है, तो वो जनता के बीच ही एकता संभव हो रही है। राज सत्ता से आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और उस पर हम लोगों को उतना जोर देने की जरूरत नहीं है। ये काफी एक बड़ी एक चर्चा का विषय है। ये एक एपिसोड में या एक वार्तालाप में खत्म नहीं होगा, क्योंकि एक लंबी है और 1 घंटा करीब होने जा रहा है। तो मैं अंतिम और एक संक्षिप्त ये चाहूंगा नीलोत्पल से कि जो एक तो गाजा की बात हो रही है, मैंने ऐसा लग रहा है कि केवल गाजा में अटैक हो रहा है, वहां से हमास गया अटैक किया, लेकिन आप देखेंगे जैसा कि प्रत्युष ने पहले भी बोला कि फिलिस्तीन में के जनता पर रोज अटैक हो रहा है। जैसे वेस्ट बैंक में बहुत सारे फिलिस्तीनी गांव के साथ इजरायलियों को बसाया गया है, और वो इजरायली जो है वो घेर के फिलिस्तीनी गांव वालों को पीटते हैं, मारते हैं। इस 7 नवंबर के बाद एक घटना आई थी कि वो एक गांव में घुसे, उसको जला दिए, कुछ का मर्डर किए, और लोग पोस्टमार्टम करके जब फिलिस्तीनी जनता उस लाश लेकर आ रही तो फिर उस पर अटैक किए, और उन्होंने इसको सोशल मीडिया में डाला कि तुम आओ, हम तुमको फिर से दवा करते हैं। और जब वो लेकर आ रहे थे तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जिसकी चर्चा नहीं हो रही है, जो फिलिस्तीन के अन्य हिस्सों में हो रहा है। तो अगर इस पर रखिए, और अगले अंक में हम लोग फिर से थोड़ा फिलिस्तीनी, हमास, इस सब का जो इतिहास है इस पर एक चर्चा हम लोग अगले एपिसोड में कर सकते हैं। तो नीलोत्पल इस पर देखिए, बहुत शॉर्ट में रखूंगा कि ये जो हमला है, ये आप सही कह रहे हैं, ये हमेशा होता रहा है। इनफैक्ट फिलिस्तीन की जो जनता है वो हर 15 मई को एक जो 1948 में जो सबसे पहली बार उनको हमला हुआ था और कई हजार लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया था, उसको कहते हैं नकबा, जिसको वो हर साल उसको सेलिब्रेट तो नहीं कहेंगे, उसकी याद में वो हर साल रैली निकालते हैं। तो ये वहां पर होता गया है। दूसरी बात है कि किन लोगों को इजराइल भी बसाता है उस इलाके में, ये वो इजराइल के का वैसा तबका है जिसको हम सरप्लस पॉपुलेशन कह सकते हैं, या जो बिल्कुल राइट विंग मिलिशिया है, जिसे वो खुद अपने तेल अवीव और इस तरीके के जगहों पर नहीं रखना चाहता। तो देखिए, ये बात सही है कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और इजराइल लगातार हमला करता रहा है। वो पूरा जो इलाका है वो तो रेजिस्टेंस वहां पर चल ही रहा है, वो तो कभी खत्म हुआ नहीं, ना खत्म होगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन किसी के पास भी नहीं है जो वहां के स्टेट एक्टर्स हैं।
रही बात जो 7 नवंबर, उसको ठीक है, हमास ने जो लीड किया और एक बड़ा हमला है ये, मेरे ख्याल से जो 1980 के दशक में जो PLO ने किया था, उसके बाद इतना बड़ा हमला इजराइल पे नहीं हुआ, और वो उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी और सभी को आश्चर्य में डाल दिया। लेकिन ये हमला तो है, और ये हमला क्यों है? क्योंकि प्रतिरोध जो है जनता का वो चल रहा है। इजरायली सेना केवल गाजा पर ही नहीं हमला करती है, और इजरायली जो पैरामिलिट्री है वो वेस्ट बैंक को भी हमला करती है, वहां से भी लोगों को भगाते रहती है, और हजारों गांव हैं जहां पे उन्होंने कब्जा कर लिया है। तो ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया देखिए, जो इजराइल की ही सिर्फ बात करती है, हमास को तो आतंकवादी संगठन बोलते हैं, या इजराइल पर जो हमला हुआ है उसको आतंकवादी हमला बोल रहे हैं। तो ये तो हमें इसके बीच की जो रीडिंग बिटवीन द लाइंस होता है वो करना पड़ेगा, और उन सब बातों पर चर्चा की जा सकती है कभी बाद में, अभी तो समय नहीं है कि किस तरह से हमले हो रहे हैं और उसका इतिहास क्या है। लेकिन हाँ, ये बात सही है आपकी कि ये केवल गाजा तक ही नहीं सीमित है, फिलिस्तीन की जितनी भी, जहां पर भी पॉपुलेशन है, जिन गांव में, जिन शहर में, उनको हटाया जा रहा है। तो प्रत्युष, आपका कोई कमेंट हो तो छोटा 1-2 मिनट का कमेंट इस पर आप रख सकते हैं, उसके बाद हम लोग इसको अगले एपिसोड में फिर चर्चा कर सकते हैं। नहीं, वही चीज मैं जो नीलोत्पल ने बोला भी कि हम लोग को ये तमाम जो युद्ध हो रहे हैं इसको समझने के लिए इतिहास तो है ही, इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है, पर इतिहास के साथ साथ, क्योंकि इसको केवल हम लोग क्या राष्ट्रीय समस्या या उस तरह से हमको नहीं देखना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए कि और ये भी नहीं देखना चाहिए कि राज सत्ता जो है जनता को बरगला रही है और ये सब चीजें। हम लोगों को बहुत बार ये देखने की जरूरत है कि राज सत्ता भी जनता से परेशान हो रही है। राज सत्ता जो है वो अपनी कमजोरियों को लगातार दिखा रही है। हाँ, और ये एकदम पिछले, मतलब अगर कहें तो पिछले 15 साल से, चाहे अरब स्प्रिंग जिसको हम कहते थे तब से लेकर, आप लगातार देखिए विश्व में कोई भी सत्ता अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पा रही है। कोई भी अलायंस, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं वो स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। सभी कोशिश कर रहे हैं इसमें पांव जमाने का, पर लगातार पूंजीवाद का संकट बढ़ता जा रहा है, और पूंजीवाद के संकट से जो है राज सत्ताओं की संकट बढ़ती जा रही है। तो मैं समझता हूं कि हमको इस संदर्भ में तमाम इस तरह की घटनाओं को, इस तरह के संघर्षों को इस संदर्भ में समझना चाहिए। तो ठीक है, बहुत बहुत आप दोनों लोगों को धन्यवाद। आगे हम लोग और इस पर चर्चा करने की जरूरत है कि बहुत सारी चीजें बाकी हैं, जैसे अभी हमारे जो यंग जो नौजवान साथी हैं जो अभी स्कूल छोड़कर आएंगे, तो उनके लिए भी जरूरी है कि इतिहास थोड़ा हम लोग रखें। हमास से लेकर फिलिस्तीनी इजराइल का जो इतिहास है उस पर भी एक एपिसोड करना चाहिए। बस एक जानकारी मैं अपने दर्शक बोल लीजिए, अपने साथियों को देना चाहता हूँ कि ये ऐसा युद्ध है कि जहां आप देखेंगे कि यूएन के 70 से अधिक जो लोग मारे गए हैं इस इजराइल के हमले में, और करीब 2 दर्जन से ज्यादा पत्रकारों की मौत हुई है। लेकिन इस पर भारतीय मीडिया भी बहुत चुपचाप है और इस पर बहुत चर्चाएं नहीं कर रही है, जो उम्मीद भी नहीं है। तो ये सब चीजें हम लोगों जैसे ही लोग ला सकते हैं। तो हम इसको समाप्त करते हैं अगले एपिसोड के लिए।